सबसे पहले जैसे कि हम हर वंश में चर्चा करते हैं बेटा कि आपका किसी वंश की राजधानी कौन सी थी, शासक कौन से थे। तो मौर्य वंश में आपको एक ही राजधानी याद रखनी है कि आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना, जिसको प्राची भी जो है वो आपका कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राजधानी के रूप में आप क्या याद रखोगे, राजधानी आप याद रखना मौर्य वंश का पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है आपकी राजधानी थी मौर्य वंश की। पाटलिपुत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो पाटलिपुत्र को प्राची भी जो है वो आपका कहा जाता है। अब बात करते हैं हम मौर्य वंश के शासकों के बारे में कि कौन कौन से शासक आपको मौर्य वंश के बारे में याद रखने हैं। तो मौर्य वंश में मुख्यतः आपको 4 शासकों का अध्ययन करना है। प्रथम शासक या संस्थापक के रूप में आपका नाम याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप याद रखेंगे बिंदुसार। मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये बिंदुसार है ना कि बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार आपने कहाँ पढ़ा है, बिंबिसार आपने हर्यक वंश में पढ़ा है। ठीक है, ये क्या है आपका बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आप याद रखना अशोक। हालांकि अशोक के बाद कुणाल, संप्रति आदि शासक भी आते हैं, बट उनको पढ़ा नहीं जाता, उनसे क्वेश्चन नहीं बनता, ना ही उनकी कोई विशेष जानकारी मिलती है। सीधे अंतिम शासक को पढ़ा जाता है, अंतिम शासक कहलाता है बृहदत्त या बृहदत्त। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का प्रथम शासक या क्या कहलाता है, मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो कहा जाता है। और जो बृहदत्त है ये मौर्य वंश का क्या कहलाएगा, अंतिम शासक। तो आप इसको सिंपल तरीके से चंद्र बिंदु अशोक करके याद रख सकते हैं। बृहदत्त तो अंतिम शासक करके आप याद रखना। चंद्र बिंदु कहने का मतलब चंद्र से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से हो गया बिंदुसार, फिर आएगा आपका अशोक और उसके बाद क्या आता है, बृहदत्त। बाकी वंशों की तरह अगर हम मौर्य वंश का समय काल देखें तो मौर्य वंश का जो काल है वो शुरू होता है घनानंद की मृत्यु के साथ, या बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक या उसके राजा बनने के साथ। अर्थात ये चालू होगा 322 ईसा पूर्व से, ये जाता है 185 ईसा पूर्व तक। इसमें आप 322 ईसा पूर्व को मुख्य रूप से याद रखना, क्योंकि 322 ईसा पूर्व इसलिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ या चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कब की, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आपको आंसर लेना है क्या, 322 ईसा पूर्व। ठीक है, तो एक एक जो आपके शासक हैं उनका अपन अध्ययन करते चलेंगे। आज की क्लास में 2 महत्वपूर्ण शासकों का अध्ययन करेंगे हम, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और किसके बारे में, बिंदुसार। तो चलिए बिना देर किए हम बढ़ते हैं हमारे पहले शासक के बारे में जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जानने से पहले आप देख लीजिए कि जो मौर्य वंश की जानकारी है ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। कहने का मतलब मौर्य वंश की जानकारी या मौर्य वंश के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो मैं स्रोत के नाम कुछ लिख दे रहा हूँ, उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। जैसे इसकी सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है, एक रचना है अर्थशास्त्र। ठीक है, अब ये अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो ये अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अभी आगे मैं इसके बारे में और चर्चा करूँगा। कौटिल्य कौन था, तो कौटिल्य या चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसने राजनीति के ऊपर जो है एक ग्रंथ लिखा है, वो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। तो इसी कौटिल्य के या चाणक्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करने पर हमको मौर्य वंश के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। ये एक सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स महत्वपूर्ण है इंडिका। ठीक है, ये भी एक रचना है, किसकी रचना है, तो मेगस्थनीज की रचना है। मेगस्थनीज कौन था ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे इसी क्लास में। तो मेगस्थनीज की रचना आप याद रखेंगे इंडिका, इससे भी जो है वो आपका पता चलता है, मौर्य वंश के बारे में बहुत जो है जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज ने आपका मौर्य वंश खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है इंडिका में। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस, ये जो मुद्रा राक्षस रचना है ये है विशाख दत्त का। ठीक है, तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से भी आपका मौर्य वंश के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। ये जो रचनाएं हैं ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तरफ रचना पूछ दिया रहता है, एक तरफ रचनाकार पूछ दिया रहता है, और सही जोड़ी मिलाने के लिए भी पूछता है। तो ये रचनाओं को साथ ही साथ आप पढ़ते चलो, अलग से पढ़ने की बजाय पूरे का पूरे जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे जो है रचनाकार और उनकी रचनाएं जो है वो ऐसे ही पढ़ डालेंगे। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, आपका विशाख दत्त की रचना है। इससे भी बहुत सारी जो है जानकारी मिलती है। और अशोक के ढेर सारे अभिलेख हैं। ठीक है, जब हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो उनके अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। उनके जो आपके शिलालेख हैं, उनके जो आपके स्तंभ लेख हैं, उनके जो आपके गुहा लेख हैं, 3 कैटेगरी में इनको बांटा जाता है। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख क्या होता है मैं बताऊंगा जब अशोक पढ़ेंगे। तो ये जो आपके मुख्य रूप से 4 सोर्सेस आप याद रखना। इसके अलावा तो और भी सोर्सेस हैं, जैसे कि सिहेलियन श्रुति के रूप में जो आपके श्रीलंका के बारे में वर्णन मिलता है, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, बहुत सारे पुराणों में भी जो है आपका मौर्य वंश के बारे में वर्णन मिलता है। लेकिन ये 4 जो है वो आपके प्रमुख है एग्जाम की दृष्टि से, आप इनको याद रखना। एक तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र याद रखेंगे, मेगस्थनीज की रचना इंडिका याद रखेंगे, विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस याद रखना, और अशोक के अभिलेख। ये प्रमुख सोर्सेज हैं मौर्य वंश को जानने के लिए। अब हम बढ़ते हैं सीधे सीधे चंद्रगुप्त मौर्य की ओर। ठीक है, तो पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ भी जानने से पहले कि इसने क्या क्या किया,
पहले ये जान लेते हैं कि ये कौन था। ठीक है, क्या ये क्षत्रिय था, क्या ये शूद्र था, इसका नाम मौर्य क्यों पड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य नाम कैसे पड़ा। तो अलग अलग जो आपके इतिहासकार हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के शूद्र होने के पक्ष में या क्षत्रिय होने के पक्ष में कई प्रकार के तर्क मिलते हैं। ये तर्क जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला चीज़ कि अगर हम देखें तो ऐसा माना जाता है आपका कई सारे जो आपके ग्रंथ हैं उसके अनुसार कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूर था। ठीक है, और ये जो मूर है, इस मूर को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, मौर्य। तो इसी से इस वंश का नाम क्या पड़ा, मौर्य वंश। पहला तर्क ये मिलता है। दूसरा, जो आपके जैन धर्म ग्रंथ हैं या जो हमारे आपके बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, इनके आधार पे ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका जो कुल था वो मौर्य कुल था। ठीक है, और मौर्य कुल होने के साथ साथ ये क्या था, आपका एक क्षत्रिय वर्ण का जो है आपका पुत्र था। और मौर्य कुल के चलते इस वंश का नाम क्या पड़ा, मौर्य वंश। अर्थात जैन धर्म बौद्ध धर्म किस तरफ प्रमाण देते हैं, इसके क्षत्रिय होने की तरफ प्रमाण देते हैं। और इसको किस कुल का बताते हैं, तो इसको वो मौर्य कुल का बताते हैं। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया विशाख दत्त, इस विशाख दत्त की रचना आप मुद्रा राक्षस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो मुद्रा राक्षस है, या पुराणों में मुख्य रूप से जो आपका विष्णु पुराण है। ठीक है, तो विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण के आधार पे चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लिख के आपको नहीं बता सकता, इसीलिए मैं क्लास में आपको समझा रहा हूँ। आप चाहें तो अपने नोट्स में इसको जो है ऐड कर सकते हैं। मेंस के लिए तो खास करके आपको ऐड करना ही चाहिए। तो आपको याद रखना है कि इसकी माता का नाम क्या था, मूर, जिसको संस्कृत में मौर्य कहते हैं, इसीलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। इसको मौर्य क्षत्रिय भी कहा जाता है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगर हम देखें पुराणों में विष्णु पुराण के अनुसार और विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस के अनुसार इसको क्या बताया गया है, शूद्र बताया गया है। तो अलग अलग प्रकार के जो है तर्क दिए जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के। ठीक है, दूसरी बात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम के बारे में जानना है। ठीक, उपनाम देखिए ऐसा है कि आपको पता है कि अब भारत में किसकी धमक हो चुकी है, यूनानियों की धमक हो चुकी है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपका शासक था घनानंद, इसके काल में 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण हो चुका है। और बहुत सारे यूनानी लेखक हैं जो अब यहाँ से अपनी रचनाओं में भारत के राजवंशों का भी उल्लेख करेंगे। तो यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स नाम से उल्लेख किया है बेटा। तो ये एग्जाम में पूछता है कि यूनानी लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते थे, या यूनानी लेखकों के द्वारा किस नाम से उल्लेख किया गया है। तो कौन सा नाम याद रखेंगे, सेंड्रोकोट्स। अर्थात सेंड्रोकोट्स इसका क्या हो गया, एक उपनाम हो गया। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु मैं बार बार बता चुका हूं, इसका गुरु कौन था, चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, और यही इसका क्या बनता है, प्रधानमंत्री। इसी की सहायता से वो आपका हत्या करता है, किसका, घनानंद का। राज्याभिषेक कब हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, अगर ये देखा जाए तो मैं कई बार बता चुका हूँ, 322 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या करने के बाद जो है राज्याभिषेक होता है, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, अब हम अंतिम में बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपका चाणक्य की सहायता से उसके दिशा निर्देशन में कहाँ कहाँ तक जो है वो आपका साम्राज्य विस्तार किया। तो उससे पहले जो जो चीज़ मैं आपको बताया उसको मैं फटाफट आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो है आपका मौर्य वंश का क्या है बेटा, ये मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है, उपनाम मैंने क्या बताया, सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है, और ब्रैकेट में मैं इसको लिख दे रहा हूँ किसके द्वारा कहा गया है, तो यूनानी लेखकों के द्वारा या यूनानी लोगों द्वारा इसको किस नाम से जाना गया है, सेंड्रोकोट्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट कर दे रहा हूँ ताकि आप उसको नोट्स बनाते समय थोड़ा सा ध्यान दे पाओ कि एक तो जो है इसकी जो माता थी, इस माता का नाम क्या था, मूर था, इसके चलते मौर्य वंश कहा जाता है। दूसरा जो आपको तर्क याद रखना है, जैन धर्म और मैंने क्या बताया, बौद्ध धर्म, इसके अनुसार ये कौन सा क्षत्रिय था, इसके अनुसार ये मौर्य क्षत्रिय था। लेकिन विशाख दत्त की रचना मैंने क्या बताई, मुद्रा राक्षस, साथ ही साथ मैंने आपको क्या बोला, विष्णु पुराण। इसका अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ये किस वर्ण का था, शूद्र वर्ण का था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। प्रधानमंत्री क्या था, प्रधानमंत्री था आपका चाणक्य या आपका कौटिल्य, या इसका नाम क्या है, विष्णुगुप्त। और अभी अभी मैंने इस चाणक्य या कौटिल्य की जो रचना है वो रचना बताई थी आपको अर्थशास्त्र। इसको थोड़ा सा और समझेंगे
कई बार क्या होता है, जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं इसकी रचना अर्थशास्त्र को नाम के आधार पे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये इकोनॉमी से संबंधित कुछ रचना होगी, बट ऐसा नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, एक चीज़ आप याद रखना, ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, एक प्रकार का राजनीतिक ग्रंथ है कि एक राजा को कैसे प्रशासन करना चाहिए, कैसे मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए, कैसे मित्र संबंध बनाने चाहिए, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें पूरा जो आपका राजनीतिक जीवन है उसके बारे में लिखा है किसने, आपका चाणक्य ने। चाणक्य नीति आपने तो सुना ही होगा, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि इस चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है, ठीक है। देखिए, एक रचना है द प्रिंस, ठीक है, एक रचना है द प्रिंस। अब ये द प्रिंस किसकी रचना है, तो द प्रिंस रचना है मैकियावेली की। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान देना। मैकियावेली कौन है? मैकियावेली इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक है ना। ये आपका, ये भी राजनीति के ऊपर ग्रंथ लिखता है, आपका इटली का जो आपका मैकियावेली है, और इसके ग्रंथ का नाम क्या है, द प्रिंस, जो कि समानता रखता है इस चाणक्य के अर्थशास्त्र से। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है, तो आपको याद रखना है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। क्लियर है ना, मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। और मैंने बता दिया मैकियावेली कहाँ का था, कौन था, ये नहीं पूछेगा, फिर भी आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक था आपका मैकियावेली। इसकी रचना क्या है, द प्रिंस, जो कि समानता रखता है किससे, चाणक्य के या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक के बारे में। तो कई बार बता चुका, इसका राज्याभिषेक कब होता है बेटा, 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखना आपका जो मौर्य वंश है उसमें बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है, बहुत सारे शासकों के कार्य याद रखने हैं। तो यहाँ से जो आपका प्राचीन इतिहास है थोड़ा सा आपको जटिल होता नजर आएगा, थोड़ा सा लेंदी होता नजर आएगा। तो मैं आपको धीरे धीरे इसको मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पर्याप्त समय मिल सके इसको समझने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, जल्दीबाजी करेंगे अगर इन टॉपिक्स को पढ़ने में तो वो चीज़ें अच्छे से जो है वो दिमाग में बैठ नहीं पाती हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार के लिए मैंने आपका एक जो एरो है या एक जो आपका क्षेत्र है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। अगर हम देखें आपका चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार, तो उत्तर वाला क्षेत्र कहलाता था इसका उत्तरापथ, और उत्तरापथ में जो इसका क्षेत्र है ये फैला हुआ था तक्षशिला तक। तक्षशिला समझ गए होंगे, कंधार मैंने बताया था, कंधार या गांधार, उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र, यहाँ तक इसका विस्तार था। दक्षिण में अगर हम बात करें तो दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे, दक्षिण क्षेत्र को कहते थे दक्षिणापथ, है ना, दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ में इसका विस्तार था सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी तक इसका विस्तार था। सुवर्णगिरी कहने का मतलब, सुवर्णगिरी कहाँ है, तो सुवर्णगिरी है अपना कर्नाटक में। तो दक्षिण में या दक्षिणापथ सुवर्णगिरी कर्नाटक तक जो है आपका इसका विस्तार था। अगर मध्य भाग में देखें तो मध्य भाग में जो इसका विस्तार था ये अवंती महाजनपद तक था। याद है आपको, महाजनपद पढ़ा चुका हूँ मैं। अवंती या इसकी राजधानी के रूप में याद रख सकते हो कि आपका उज्जैनी, तो अवंती या उज्जैनी तक इसका विस्तार था। और जो इसकी राजधानी थी ये बिहार वाला क्षेत्र, ये कौन सा था अपना, पाटलिपुत्र, या पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है, प्राची। तो मैं आपको एक नक्शे के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि ये मेन जो है पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। उत्तर तरफ उत्तरापथ जो है तक्षशिला तक इनका विस्तार था। इधर मध्य प्रदेश में अवंती उज्जैनी तक विस्तार था। इधर दक्षिण में कर्नाटक के सुवर्णगिरी तक इनका विस्तार था। लेकिन बाद में साम्राज्य विस्तार और कर लिया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में और किन किन क्षेत्रों को मिलाया, तो बाद में जो है वो आपका मालवा पर भी अधिकार हो गया, ये भी एमपी वाला क्षेत्र। साथ ही साथ इसने गुजरात पर भी जो है वो आपका अधिकार कर लिया, और महाराष्ट्र क्षेत्र तरफ भी आपका अधिकार कर लिया। इसीलिए मैंने आपको इसको दो टुकड़ों में बताया। शुरुआत में उत्तर में तक्षशिला तक इसका विस्तार था, मध्य प्रदेश में अवंती उज्जैनी तक विस्तार था, नीचे कर्नाटक के सुवर्णगिरी तक विस्तार था, और अपना जो राजधानी था वो तो पाटलिपुत्र प्राची था ही। बाद में इसने मालवा को भी जीत लिया, गुजरात को भी जीत लिया, और महाराष्ट्र को भी जीत लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपका साम्राज्य विस्तार है वो आपको अच्छे से जो है वो आपका याद रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है आपके दो प्रमुख चीज़ें जो है वो आपको अपने सामने दिखाई दे रही हैं। एक तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण होता है, कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है। कौन है सेल्यूकस निकेटर, वो भी अपन देखेंगे। पहली बात कर लेते हैं सुदर्शन झील। देखिए सुदर्शन झील है कहाँ बेटा, तो सुदर्शन झील को जानने के लिए जैसे आप भारत में
गुजरात को इमेजिन कर लीजिए। ये देखो गुजरात कुछ इस प्रकार सा है, ये है हमारा गुजरात, है ना। तो ये गुजरात की गिरनार की पहाड़ियों में, तो गुजरात की जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, इस गुजरात की गिरनार पहाड़ियों में निर्मित किया गया सुदर्शन झील किसके आदेश में या किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्र तो बाद में मैंने अभी भी आपको बताया कि गुजरात तक इसका विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो उस समय गुजरात को सौराष्ट्र भी कहते थे। गुजरात का एक और नाम क्या मिलता है? सौराष्ट्र। तो इसी गुजरात की गिरनार की पहाड़ियों में या सौराष्ट्र की गिरनार की पहाड़ियों में सुदर्शन झील का निर्माण करता है कौन? आपका पुष्यगुप्त। अब ये पुष्यगुप्त कौन है? तो पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर है। कहाँ का गवर्नर है? सौराष्ट्र का गवर्नर। तो ये क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आदेश देता है अपने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त को, और चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त के द्वारा सौराष्ट्र या गुजरात की गिरनार की पहाड़ियों में निर्माण किया जाता है किसका? सुदर्शन झील का। तो इससे जो है बराबर जो है क्वेश्चन बनता है। तो क्या क्या याद रखोगे? सुदर्शन झील कहाँ पर है? पहले तो आप स्थान याद रख लेना। स्थान में याद रखना गुजरात, है ना। स्थान में क्या याद रखोगे? गुजरात, या फिर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं आपका सौराष्ट्र के गिरनार पहाड़ियों में, ठीक है। गिरनार पहाड़ी सौराष्ट्र या गुजरात में। निर्माणकर्ता क्या नाम बताया? निर्माणकर्ता याद रखोगे पुष्यगुप्त। निर्माणकर्ता कौन था? पुष्यगुप्त। और ये पुष्यगुप्त कौन था? ये भी मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये पुष्यगुप्त था सौराष्ट्र का गवर्नर। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं सेल्यूकस के आक्रमण के ऊपर। देखिए इससे पहले जब घनानंद था, तो घनानंद के काल में किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। याद आया आपको? ठीक है। इसी सिकंदर का उत्तराधिकारी होता है बेटा सेल्यूकस निकेटर। मतलब ये भी कहाँ का शासक है? यूनान का शासक है ना। उधर तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, और सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन होता है? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो ये सिकंदर की भांति ही हमला करता है भारत में, आक्रमण करता है भारत में, और इसका सीधा सीधा आक्रमण होता है किसके विरुद्ध? ये आक्रमण करता है चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। लेकिन इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और जीतता है कौन? आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कहानी जो है वो समझते चलिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया, सेल्यूकस निकेटर जो है वो आपका हार गया। अब इन दोनों के बीच जो है एक संधि समझौता होता है। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य जो है बोलता है अब तो तू हार गया है, ठीक है। अब कुछ शर्तें जो है चंद्रगुप्त मौर्य रख देता है। चंद्रगुप्त मौर्य को पसंद आ जाती है सेल्यूकस की बेटी हेलेना, है ना। हेलेना किसकी बेटी थी? आपकी सेल्यूकस की बेटी, है ना। और किसकी मतलब पुत्री है? तो ये सेल्यूकस की पुत्री है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो विवाह करता है सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से। मतलब युद्ध में हार जाता है सेल्यूकस निकेटर, मजबूरी में अपना दामाद बनाना पड़ता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लेता है उसकी बेटी हेलेना से, ठीक है। प्लस बदले में दहेज स्वरूप जो आपका सेल्यूकस निकेटर है वो अपने जीते हुए 4 क्षेत्र देता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो आपके 4 क्षेत्र हैं, यूनानी भाषा में थोड़ा अलग नाम है और भारतीय भाषा में इसको अलग नामों से जो है जाना जाता है। कौन कौन से 4 क्षेत्र मिलते हैं? तो एक क्षेत्र है आपका एरिया, ठीक है। एक है अर्कोसिया, एक है जेड्रोसिया। नाम याद रखना बेटा, सब यूनानी भाषा में है। क्या क्या नाम है? एरिया, अर्कोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेनिसदाई। पेरीपेनिसदाई अभी मैं लिख के समझाऊंगा क्या क्या नाम हो गया। एरिया, अर्कोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेनिसदाई, ये 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर दहेज स्वरूप किसको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। प्लस अपनी बेटी हेलेना का भी विवाह करता है, ठीक है। ये सभी जो क्षेत्र हैं वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ हैं। एरिया कहने का मतलब हरात, ठीक है। अर्कोसिया कहने का मतलब कंधार, जेड्रोसिया कहने का मतलब बलूचिस्तान प्रांत जो अभी वर्तमान में कहाँ है? आपका पाकिस्तान में। और पेरीपेनिसदाई कहने का मतलब काबुल, ठीक है। तो एरिया वर्तमान में हरात है, अर्कोसिया अर्थात कंधार हो गया, जेड्रोसिया अर्थात बलूचिस्तान प्रांत हो गया, और पेरीपेनिसदाई कहने का मतलब काबुल हो गया। ये चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर जी को कुछ नहीं देता है। इसके बदले में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं
वो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो है वो आपके भेंट करते हैं। देखिए मगध जो है, मगध में जो गया के जंगल हैं वो वहाँ हाथियों की भरमार थी। इस क्लास के सबसे अंतिम में मौर्य वंश जब आपका समाप्त होगा तो सबसे अंतिम में मैं आपको बताऊंगा कि मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे। ऐसा क्या कारण था कि मगध सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली हो गया। उसमें एक कारण हाथी भी थे, है ना। पहली बार युद्ध में अत्यधिक मात्रा में हाथी का प्रयोग जिस महाजनपद ने किया था वो था आपका मगध महाजनपद। ये भी एक कारण रहा। तो ये जो आपके 500 हाथी जो है वो अपने ससुर जी को सौंप देता है, कौन, आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ एक बात और याद रखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। अब सेल्यूकस ने अपनी बेटी तो भेज दी, इनके यहाँ ब्याह दी, किसको? हेलेना को। लेकिन हेलेना की चिंता होने लगी, किसको? सेल्यूकस को। इसीलिए अपना एक राजदूत भी भेजा वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, ताकि वो अपनी बेटी का हालचाल पता कर सके। और वही दरबार था हमारा मेगस्थनीज। ये मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था, जो किसके दरबार में रहा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई वर्षों तक रहा। और मेगस्थनीज ने इसी दरबार में रहते हुए मौर्य वंश के बारे में या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो विस्तार से रचना लिखी, वही रचना क्या है? इंडिका। अब समझ में आया आपको? चलिए लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको सेल्यूकस निकेटर के बारे में याद रखनी है। सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण कब होता है ये भी याद रख लो। इसका आक्रमण होता है 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। कौन है सेल्यूकस निकेटर? तो मैं बता चुका आपको, ये सेल्यूकस निकेटर है सिकंदर का उत्तराधिकारी। ये भी जो है आप याद रखना। युद्ध तो, आक्रमण तो किया, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखना सेल्यूकस निकेटर वर्सेस कौन? हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहेगा, सेल्यूकस निकेटर पराजित होगा। कब हुआ है? 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो परिणाम क्या हुआ? इसमें हुआ आपका सेल्यूकस निकेटर जो है वो आपका पराजित। समझौता हुआ। समझौते की मेन शर्त याद रखेंगे कि पुत्री हेलेना का क्या कर दिया? विवाह कर दिया, ठीक है। किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से। क्लियर है, ठीक है। और 4 क्षेत्र जो मैंने अभी आपको बताए, ये क्षेत्र आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से 4 क्षेत्र जो है वो दिए गए किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। पहला क्षेत्र मैंने बोला था एरिया, या एरिया को क्या कहते हैं? हरात। दूसरा मैं बोला था अर्कोसिया। अर्कोसिया वर्तमान में क्या है? कंधार या कांधार, ठीक है, हिंदी मतलब भारतीय भाषा में। जेड्रोसिया। जेड्रोसिया पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है? ये अपना बलूचिस्तान प्रांत। और पेरीपेनिसदाई। पेरीपेनिसदाई कौन सा जगह है? ये काबुल। ये किसको दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया? आपका 500 हाथी दिया। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से सेल्यूकस निकेटर को आक्रमण जो है वो आपका विफल हो जाता है। इसमें जीत होती है किसका? आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट कर देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया? इन्होंने 500 हाथी दिए, ठीक है। साथ ही साथ दरबार में कौन आया? मेगस्थनीज आया। अभी मैंने आपको बताया था मेगस्थनीज को भेजता है। और मेगस्थनीज की रचना क्या है? इंडिका। तो याद रहेगा मेगस्थनीज किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। क्लियर है? इतनी बातें आपको सेल्यूकस निकेटर के बारे में याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो आपका इस प्रकार से पराजित करने के बाद जो संधि समझौता होता है उसको, ठीक है। अभी भी बचा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी। और अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको ये जानना है कि इसके काल में पहली जैन संगीति होती है। हालांकि जब मैं आपको जैन संगीति पढ़ा रहा था जैन धर्म में, उस समय आपको मैं बताया था कि जो पहली जैन संगीति होती है वो हमारा 300 ईसा पूर्व में होता है, पाटलिपुत्र में होता है, ठीक है। और शासन किसका रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? स्थूलभद्र का। तो यहाँ पे मैं स्थूलभद्र के द्वारा, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार रिविज़न हो जाए, ठीक है। प्रथम जैन संगीति का काल क्या था? तो पहली जैन संगीति होती है 300 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा था? तो स्थान था राजधानी क्या? पाटलिपुत्र, ठीक है। अब शासक कौन था? तो जो शासक पढ़ रहे हैं वही शासक है, कौन? हमारा चंद्रगुप्त मौर्य।
और अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। याद है ना, पहली जैन संगीति में ही जैन धर्म दो भागों में टूट गया था, याद है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के मेन प्रवर्तक कहलाते हैं स्थूलभद्र और दिगंबर के प्रवर्तक कहलाते हैं भद्रबाहु। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी, जिसमें वो दो भागों में स्प्लिट हो गया था। श्वेतांबर, ठीक है, जिनको तेरापंथी भी कहते हैं, और दिगंबर जिनको समैया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु को लेकर के। तो इसको भी जब मैं आपको जैन धर्म पढ़ा रहा था तो जैन धर्म में याद करो बेटा, मैंने आपको एक प्रथा बताई थी। कौन सी प्रथा बताया था? सल्लेखना, या मैंने बोला था क्या? संथारा प्रथा। और क्या है ये सल्लेखना या संथारा प्रथा? मैं आपको बताया था कि इस प्रथा में जो है वो आपका जो भी जैन जो आपका धर्म की दीक्षा लिए रहता है, उस प्रथा में जो है वो अन्न जल का त्याग कर देता है या उपवास करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है। तो मृत्यु को प्राप्त करने की ये एक प्रथा है, और इसी प्रथा को अपनाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या किया? राजकाज छोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार, तो बिंदुसार को इसने अपनी सत्ता सौंप दी, और बिंदुसार को सत्ता सौंपने के बाद जैन मुनि भद्रबाहु याद आ गए आपको, जो दिगंबर के मेन प्रणेता हैं, इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण की जैन धर्म की, और इनसे दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये चले गए कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। याद आया आपको? कर्नाटक में क्या है? श्रवण बेलगोला। और इसी श्रवण बेलगोला में संलेखना या संथारा प्रथा का पालन करते हुए 298 ईसा पूर्व में अपना देह त्याग किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर से बोल रहा हूँ, अपने जीवन के अंतिम समय में वो राजकाज छोड़ देता है, अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप देता है। किससे दीक्षा लेता है? याद रखना, जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेता है। ठीक है, स्थूलभद्र से नहीं लेता। किससे लेता है? भद्रबाहु से दीक्षा लेता है। और श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में जो है संथारा या संलेखना प्रथा के द्वारा अन्न जल त्याग करके अपना शरीर छोड़ देता है। कौन? आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब वो किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। क्लियर है? तो क्या क्या याद रखोगे? मृत्यु का सबसे पहले तो आप याद रख लेना, काल कब हुआ इसकी मृत्यु? 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। स्थान याद रखना, स्थान मैंने बताया क्या? श्रवण बेलगोला। जब मैं आपको जैन धर्म पढ़ा रहा था और जैन धर्म में तीर्थ स्थान बताया था, उस समय श्रवण बेलगोला में आपको बताया था कि यहाँ पे जो है आपका एक तो महामस्तकाभिषेक पर्व आयोजित होता है प्रत्येक 12 वर्ष में। साथ ही बताया था कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 51 फीट ऊंची मूर्ति है, इसके लिए भी फेमस है। और श्रवण बेलगोला इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे देह त्याग किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन सी प्रथा के द्वारा? तो वो प्रथा है संलेखना, या इसको कहा जाता है संथारा प्रथा। क्लियर है? तो इतनी बातें जो है आपको केवल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है वो आपकी याद रखनी है। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारे जो है तर्क वितर्क देखने को मिलते हैं। अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलता है। कुछ चीज़ें मैं और बता रहा हूँ, चाहे तो आप अपने नोट्स राइटिंग में मेंस वाले खास करके जो है वो ऐड कर सकते हैं। कि सबसे पहले तो जो मैं बार बार एक रचना बता रहा हूँ, विशाख दत्त की रचना बार बार मैं भी बता रहा हूँ कि इसकी रचना क्या है बेटा? मुद्रा राक्षस। इस विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द यूज़ किया गया है। तो ये भी याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का एक और उपनाम देखने को मिलता है, वो क्या है? वृषल। और ये वृषल किस में उल्लेख किया गया है? तो ये मुद्रा राक्षस में उल्लेख किया गया है। ये भी याद रखोगे। दूसरी बात, जो यूनानी लेखक है ना, ये यूनानी लेखकों ने, कई यूनानी लेखक हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कई प्रकार की बातें लिखी है। कई लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया है ना। तो बहुत सारे लेखक हैं। मैं 2 लेखकों के तर्क आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हालांकि प्रीलिम्स वालों के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वालों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं कहा कि मेंस वाले इसको ऐड कर सकते हैं। एक यूनानी लेखक याद रखना, प्लूकार्ट, इसका एक तर्क मैं बताऊंगा आपको। और एक और यूनानी लेखक याद रखना, जस्टिन। ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार तर्क है प्लूकार्ट और जस्टिन का। ठीक है, आगे जब मैं आपको मौर्य प्रशासन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में जो है आपका चतुरंगी सेना थी, है ना। घुड़सवार भी थे, पैदल सैनिक भी थे, है ना। हस्ती सेना मतलब जो है आपका हाथियों की भी सेना होती थी। तो 6 लाख सैनिक थे। केवल पैदल सैनिकों की संख्या कितनी थी आपकी? 6 लाख। तो प्लूकार्ट का ये कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पे अधिकार कर लिया।
ऐसा कथन मिलता है किसका? प्लूकार्ट। प्लूकार्ट ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला और उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। जस्टिन जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहते हैं। जो यूनानी लेखक जस्टिन हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसकी संज्ञा देते हैं? डाकुओं के गिरोह की संज्ञा देते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रख सकते हैं।